बुलेटिन देख रहे हैं आप टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ लाल चौक से। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत पर आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज श्रुतिका और मैं लाल चौक से ही आपको खबरें बताने वाले हैं। तो साक्षी, आपको बता दूं कि लाल चौक की ना बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर हम श्रीनगर आते हैं तो लाल चौक ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। राजनीतिक मायने हैं। एक समय ऐसा था कि आतंकियों ने ये कहा था कि साहस है तो यहाँ तिरंगा फहरा के दिखाओ, और हमारे जो जवान हैं उन्होंने यहाँ पर तिरंगा फहराया। और आज भी अमन और शांति के साथ में यहाँ पर लोग रह रहे हैं और झंडा तिरंगा आज भी फहराया गया है। ये वही लाल चौक है जहाँ पर एक समय हुआ करता था श्रुतिका, जब हमें याद है हम खबरें दिखाया करते थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थरबाजी भी हुआ करती थी। बिल्कुल। लेकिन आज ये लाल चौक बहुत शांत है, आप भी यहाँ पर आइए। लेकिन हाँ, अधूरा जरूर है क्योंकि आज टूरिस्ट यहाँ पर बहुत कम तादाद में आ रहे हैं। जो भी कुछ पहलगाम में हुआ तो ये लाल चौक आपके बिना अधूरा जरूर है। बिल्कुल साक्षी, और ये बात भी नोट करने वाली है यहाँ पर कि सुरक्षा अभी भी, क्योंकि सुबह का समय है, फिर भी आप देखेंगे कि सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद चारों ही तरफ इस पूरे मार्केट में रहती है और दिन के समय भी रहती है, ताकि सभी सुरक्षित रहे, शांति रहे। और जिस शांति की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अशांत करने की कोशिश की गई थी कश्मीर को 22 अप्रैल को, तो उसके बाद में साक्षी आप देख ही रहे हैं कि अब कितनी चाक चौबंद और शांति यहाँ पर है हमारे जवानों की वजह से। तो बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की, और आज लाल चौक से ही आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बिहार के दूसरे दिन के दौरे पर है और आज रोहतास में बड़ी रैली को संबोधित करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे हैं, वहां पर वो विधानसभा चुनावों की जो 5 सीटें हैं उनको टारगेट करने वाले हैं। उनके लिए जीत की तैयारी है और साथ ही वहां पर पहुंचने के बाद में बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी वहां होने वाला है। आज आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिनका उद्घाटन आज पीएम के द्वारा किया जाना, शुरुआत आज पीएम के द्वारा की जाएगी। साथ साथ में जो रैली संबोधित करेंगे उसमें खास उसके मायने ये है कि पिछली बार बीजेपी इन सीटों के ऊपर हार गई थी। यहाँ से जब रैली की जाएगी, रोहतास से जब पीएम नरेंद्र मोदी हुंकार बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीट के ऊपर लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और कई मायनों में बीजेपी के लिए चुनाव बेहद खास है। और साथ ही पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव की इन 5 सीटों पर जीत की तैयारी में है। 3 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे का चूंकि आज दूसरा दिन है, इससे पहले कल पीएम सिक्किम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पश्चिम बंगाल भी वो गए और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, साथ ही पटना में रोड शो किया था। उसके बाद बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त उन्होंने नेताओं से मुलाकात की थी और आज 48,520 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में करने वाले हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि 5 जो सीटें हैं वो मुख्य लक्ष्य है बीजेपी का कि उनको जीतने की इस बार तैयारी है कि इस बार बिहार इलेक्शन में साक्षी उनको जीत लिया जाए। और इस बार प्रधानमंत्री आज बिहार के बाद में, रोहतास के बाद में कानपुर में भी जाने वाले हैं, जहां पर कानपुर में भी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री बक्सर और भरौली के बीच में नए गंगा पुल का शिलान्यास करेंगे, तो साथ ही राज्य में कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का कानपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर वो रेल, सड़क, मेट्रो और थर्मल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन। मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। पहली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद चूंकि ये पहला बिहार दौरा है, और दूसरी बात यह है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि उन 5 सीटों पर फोकस किया जाए जिसमें पिछली बार हार गए थे। और चलिए इसी के साथ में एक आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं, क्यों आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी का यह बिहार दौरा खास है विधानसभा चुनावों से पहले। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के बिहार दौरे में विकास और राष्ट्रवाद का जोर है। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये नया टर्मिनल हर साल 1 करोड़ यात्रियों के सफर को आसान करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 1410 करोड़ रुपए के बजट से बन रहे बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण का शुभारंभ किया। आज रोहतास के विक्रमगंज में पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। विक्रमगंज में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ 3700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन पीएम करेंगे। इसमें रेलवे, सड़क, बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। बिहार का रोहतास वही इलाका है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगा था।
अब पीएम मोदी इस इलाके के सियासी समीकरण को साधने और विश्वास को जीतने की कोशिश में है। मोदी के बिहार दौरे का एक बड़ा मैसेज निकलकर सामने आ रहा है और वो मैसेज ये है कि इस बार मोदी राष्ट्रवाद और विकास के डबल डोज से बिहार की चुनावी जमीन तैयार करने में लगे हैं। साथ ही राष्ट्रवादी एजेंडा बीजेपी को चुनावों में कितना सूट करता है ये सब जानते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। आज उनके जम्मू कश्मीर के दौरे का दूसरा दिन है। पुंछ में आज उनकी मौजूदगी रहने वाली है। साक्षी, इसमें एक बात नोट करने वाली है, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, क्योंकि मॉकड्रिल होनी थी और उसमें जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आने वाले थे तो उसको लेकर चाक चौबंद भी थी, लेकिन वो इस बार नहीं हुई है। आज बीएसएफ मुख्यालय भी पुंछ में गृह मंत्री अमित शाह जाते हुए नजर आएंगे। बेहद खास ये कार्यक्रम और उनकी मौजूदगी रहने वाली है। पुंछ में पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों के साथ में भी वो मुलाकात करने वाले हैं जिनको नुकसान हुआ पाकिस्तान के द्वारा की गई शैली का। तो गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है और इस बीच आगे बढ़ते हैं श्रुतिका, 2 तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का आज दूसरा दिन है कश्मीर दौरे का और सबसे पहले वो पुंछ गुरुद्वारे जाएंगे। इसके बाद वो गोलीबारी से प्रभावित उन परिवार वालों से भी मुलाकात करने वाले हैं जो पीड़ित हैं। और गृह मंत्री अमित शाह उन इलाकों का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले बीएसएफ के डायरेक्टरेट जनरल को भी वहां पर भेजा गया। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की चोट से बौखलाए पाकिस्तान ने 10 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में अंधाधुंध गोलीबारी की थी और आम नागरिकों को टारगेट किया था। और आज पुंछ में उन्हीं इलाकों में जाकर उन लोगों के साथ में मुलाकात करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान की शेलिंग से प्रभावित हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी वहां पर रहने वाली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने 10 मई की रात गोलाबारी की थी, जिसमें वहां के 2 धर्मस्थल गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता भवन को नुकसान पहुंचा था। पुंछ के बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी को खास तौर पर यहां पर जायजा लेने के लिए भेजा गया। दलजीत सिंह चौधरी ने दोनों धर्मस्थलों की मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की, वहां के मौजूदा सिक्योरिटी इंतजामों को देखा और नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के जम्मू के दौरे पर हैं। वो आम लोगों से मुलाकात के साथ साथ पुंछ के उन धार्मिक स्थलों का भी दौरा कर थाने से वहां पर पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो पाकिस्तानी एजेंट है वो गोपनीय जानकारी पहुंचा रहा था, इसके आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने थाने से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास में प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी देने के आरोप लगे हैं। लगातार इसी कड़ी में जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो जारी है। अलग अलग जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है पाकिस्तान को, जो कि भारत की संवेदनशील खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे। फिलहाल एटीएस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी महिला के संपर्क में एक व्यक्ति था, संदिग्ध था, जिसको पकड़ा गया। अभी आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। सोर्सेज के मुताबिक एटीएस की जांच में पता चला है कि संदिग्ध नवंबर 2024 से 2025 तक फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था और इसी तरीके से यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां पर पहुंचाई जा रही थी। तो खबरों का सिलसिला होता आ रहा है और ऐसी खबर अब यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जहां पर मंडी में अवैध अतिक्रमण जो था उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया गया है। और योगी सरकार के इस आदेश के बाद में अतिक्रमणकारियों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन की गूंज यूपी में सुनाई दे रही है। कैसे सुनाई दे रही है, देखिए रिपोर्ट। तो सारे फिरे जी बस मामला बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील की हैं। खतौली के मंडी समिति परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। लंबे समय से यहां फल विक्रेताओं और दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा था। सड़कों पर दुकानें, ठेले और स्थायी निर्माण ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। योगी सरकार के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने कमर कस ली है। बुलडोजर की गड़गड़ाहट के साथ अतिक्रमण को एक एक करके ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में भगदड़ मच गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग इस एक्शन को देखने के लिए टकटकी लगाए खड़े रहे। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे सड़क हो, बाजार हो या सरकारी जमीन, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा,
चाहे वो माफियाओं के आलीशान बंगले हों या सड़कों पर किए गए कब्जे। मुजफ्फरनगर में ये कार्रवाई उसी सख्ती का हिस्सा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज फैसला आने वाला है। ट्रायल पूरा हो चुका है, 2 साल का ट्रायल हुआ और उसके बाद में आज फैसला आएगा। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की 19 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी और उसके बाद आज फैसला आना है। तो आपको बता दें कि रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता काम करती थी। चिला शक्ति नहर में अंकिता का शव बरामद हुआ था। फिलहाल अंकिता की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कोटद्वार, पौड़ी, ऋषिकेश और देहरादून समेत कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिले थे और आज इसी मामले को लेकर फैसला आने वाला है। अंकिता की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कोटद्वार, पौड़ी, ऋषिकेश, देहरादून समेत कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। श्रुतिका, आपको मेरठ का हत्याकांड तो जरूर याद होगा, आप सबको भी याद होगा जब एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम में उसको डाल दिया था। जी बिल्कुल याद है। और जब वो ये पूरा केस सामने आया था उसके बाद नीले ड्रम तो हर जगह फेमस हुए थे और सोशल मीडिया पर तो जो मीम्स थी उनका अंबार देखने को मिल रहा था। लेकिन ये मामला बेहद हैरान कर देने वाला था। फिलहाल मुस्कान अपने पति की हत्या करने के बाद में फिलहाल जेल की सलाखों में पीछे है, लेकिन अब उन्होंने एक नई इच्छा जाहिर कर दी। मुस्कान का कहना है कि उसको वकालत करनी है। जेल में बंद 8वीं पास मुस्कान को अब लगता है कि उसको कोई वकील नहीं मिला तो वो खुद अपना केस लड़ने का फैसला करने वाली है। देखिए, डर, खौफ और दहशत का दूसरा नाम बना ये नीला ड्रम आखिर कौन भूल सकता है? इसके अंदर क्या था आखिर वो कौन भूल सकता है? और मासूम से दिखने वाले इस चेहरे की घिनौनी असलियत आखिर कौन भूल सकता है? मेरठ में अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़ों को सीमेंट में डालकर नीले ड्रम में छिपाने वाली 8वीं पास मुस्कान अब LLB की पढ़ाई करना चाहती है। मेरठ जेल में पिछले 75 दिनों से बंद मुस्कान ने जेल प्रशासन से LLB की पढ़ाई को लेकर जानकारी मांगी है। मुस्कान का कहना है कि उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसका केस शायद ही कोई लड़े, इसलिए वो खुद अदालत में अपनी पैरवी करना चाहती है। इसके लिए उसने जेल प्रशासन को पत्र लिखकर LLB की पढ़ाई का पूरा प्रोसेस पूछा है। मुस्कान ने जेल अधीक्षक से कहा है कि मैं खुद अपना केस लड़ना चाहती हूँ, मैं LLB की पढ़ाई करना चाहती हूँ, वकील कैसे बन सकती हूँ, मुझे इसका पूरा प्रोसेस बताइए। मुस्कान का कहना यह है कि वो अपना केस खुद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है और LLB की पढ़ाई या वकील बनने की पढ़ाई किस प्रकार की जाती है उसके बारे में पूछा है। बता दें कि मुस्कान सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ी है, इसलिए LLB करने के लिए पहले उसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करनी होगी। तो कश्मीर के अंदर भी संख्या में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार केदारनाथ में ऐसा क्या हुआ जो देखते ही देखते वाद विवाद बढ़ गया और उसके बाद मामला मारपीट तक जा पहुंचा। बाबा के धाम में तो वो श्रद्धालु वहाँ पर शांति के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर संग्राम छिड़ गया? देखिए, विवाद उस समय हुआ जब कुछ पुलिस वालों और एक हेलीपैड से जुड़े एक कर्मचारी के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि पुलिस वालों ने VIP दर्शन के लिए कुछ श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक कर्मचारी को रोका और फिर एक कमरे में ले जाकर उसे पीटा। इसकी खबर जैसे ही लोगों को लगी, उन्होंने इस कमरे को ही घेर लिया। हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ हेलीपैड से कर्मचारी थे और दोनों तरफ से जमकर जोर आजमाइश हो रही थी। नाराज लोग आरोपी पुलिस वालों को बाहर निकालने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की मारपीट के शिकार हेलीपैड के कर्मचारी को भी मौके से निकाला गया। फिलहाल रुद्रप्रयाग के SP ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर लगे कैमरों की फुटेज CO केदारनाथ को दिए गए हैं ताकि मामले की निष्पक्ष जाँच हो सके। तो यूपी की राजधानी से अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर डॉक्टरों ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। और क्यों भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को, ये बताया है। अगर डॉक्टर नहीं बचाते तो 7 साल
का जो बच्चा है वो ब्रेन डेड होने वाला। हम आपको KGMU से खबर बता रहे हैं, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जहां पर डॉक्टर्स ने एक ऐसे ऑपरेशन को सफल बनाया है जिसके बाद सभी लोग कह रहे हैं कि अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। कैसे, आप भी देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। ये 7 साल उम्र के एक बच्ची की स्कैन फिल्म है। 8 सेंटीमीटर लंबी कील गर्दन के रास्ते इस बच्ची के दिमाग में जा पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने बहुत ही जटिल ऑपरेशन कर इसे जीवन दान दिया है। बच्ची के साथ ऐसा तब हुआ जब वो खेलते खेलते अचानक गिर पड़ी और वहां रखी एक लोहे की कील उसके गर्दन में जा समाई। कील इतनी लंबी और पैनी थी कि वो गर्दन को चीरते हुए सीधे दिमाग के बहुत ही सेंसिटिव हिस्से तक पहुंच गई। बच्ची की आवाज जाने का खतरा था, ब्रेन डेड होने तक की आशंका बनी हुई थी। उसे पहले बलरामपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद KGMU लाया गया। KGMU ट्रॉमा सेंटर में जैसे ही बच्ची की MRI और CT स्कैन रिपोर्ट आई, डॉक्टर समझ गए कि केस कितना जोखिम भरा है। आनन फानन में न्यूरो सर्जरी, ENT, एनेस्थीसिया, ट्रॉमा और पीडियाट्रिक्स के स्पेशलिस्टों की एक टीम बनाई गई। ऑपरेशन की प्लानिंग की गई। सभी बारीकियों का ध्यान रखते हुए बच्ची की सर्जरी पूरे 10 घंटे चली। डॉक्टरों के मुताबिक कील दिमाग के उस हिस्से तक पहुंच गई थी जहां थोड़ी सी भी गलती जानलेवा हो सकती थी। ये बच्ची ब्रेन डेड हो जाती, लेकिन डॉक्टरों की इस टीम ने ऑपरेशन कर बच्ची के दिमाग से 8 सेंटीमीटर की कील निकाली और इसे दूसरा जीवन दिया। अगली खबर आपको मथुरा वृंदावन से जुड़ी हुई बताएंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है, उसमें श्री कृष्ण के पक्षकार बनाए जाने के साथ साथ में राधा रानी के पक्षकार बनाने वाली जो याचिका थी, उसके ऊपर फिलहाल जो कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है, उसके ऊपर बवाल मच गया है। और बिल्कुल, और इस पर शंकराचार्य समेत जो साधु संत हैं वो बहुत ज्यादा भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी आस्था पर चोट कर रहा है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा कि राधा जी काल्पनिक हैं, वह कोर्ट की अज्ञानता को दर्शाता है। अदालतों को करोड़ों सनातनी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्हें कम से कम ये तो याद रखना चाहिए था कि 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला सुनाया था। फैसला रामलला के पक्ष में था। इसमें भी स्कंद पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों को आधार बनाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े 18 केसेस में सुनवाई हो रही है। इन्हीं में से एक केस में राधा रानी को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राधा रानी का चरित्र चित्रण पौराणिक है। उनके दावे के समर्थन के कोई सबूत नहीं है कि वे कृष्ण जन्मभूमि विवाद वाली 13.37 एकड़ भूमि की संयुक्त धारक हैं। इस टिप्पणी ने संत समाज को भड़का दिया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अलावा निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, साथ ही अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी अदालत की इस टिप्पणी पर ऐतराज जताया। कहा कि सनातन के धर्म ग्रंथों को अफवाह बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। अगर हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है तो उसे अपने विचार पर पुनर्विचार करना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में राधा रानी को पक्षकार बनाने की मांग वाली अर्जी में कहा गया था कि राधा रानी कृष्ण की आत्मा है, उनसे अलग नहीं है। इस दावे के समर्थन में सनातन के कई धर्म ग्रंथों का संदर्भ भी दिया गया था।